सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, वी हैव एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वी हैव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके अलावा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की नेसेसिटी किस लिए आई? तो हमें पता है कि इनिशियली जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिराइव किए थे, दे ऑल डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। हमारा जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं या फिर ग्राफिकल मेथड में जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप फाइंड आउट करते हैं, देन दैट मेथड इज एक्चुअली डिफिकल्ट। इसलिए उन मेथड्स की हेल्प से हमें रेट कैलकुलेट करना या फिर ऑर्डर कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रहा है। सो टू सॉर्ट आउट दैट, है ना, उसे इजी बनाने के लिए, उसे कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नया इक्वेशन डेवलप किया जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जिसके लिए हमने क्या किया, हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट करके एक नया इक्वेशन बनाया। तो पहले मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ कि इस इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। इनिशियली डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन वाज used to calculate rate of reaction based on concentration of reactants. Equation क्या था? It was R equals to minus dr upon dt. Now difficulty क्या थी? To calculate rate and order by using R instantaneous or differential equation was not convenient. Why? Because we have to measure the slope or tangent. So the differential equation is integrated and integrated rate equation is derived. अब इसका फायदा क्या था? Now by using this equation we can calculate concentration at any time or time required for the completion of reaction. हम कुछ भी calculate कर सकते हैं. Now by using this equation we can calculate concentration at any time. लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था। यह प्रॉब्लम था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक ऑर्डर के लिए इक्वेशन डिफरेंट होगा, राइट। तो ये भी मेंशन कर देते हैं, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर। कि हमें सिलेबस में कौन से डिस्कस करने हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जांपल। ओके, नॉर्मली जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रिएक्शन विच इज नॉट अफेक्टेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, विच मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और वी कैन से रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू जीरो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे R इक्वल्स टू K हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे इस रेट कांस्टेंट को हम लोग क्या बुलाएंगे, इट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए। व्हाई? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन रेज टू जीरो इज एक्चुअली इक्वल टू 1। नॉर्मली जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से टाइप के सिस्टम में ऑब्जर्व कर सकते हो, तो मेंशन कर देता हूं। जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड इन हेट्रोजेनस सिस्टम। हेट्रोजेनस सिस्टम मींस जहां पे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में है। सपोज रिएक्टेंट गैस है तो कैटालिस्ट सॉलिड है, या फिर रिएक्टेंट लिक्विड है तो कैटालिस्ट सॉलिड है। तो ऐसे सिस्टम को हेट्रोजेनस सिस्टम बोलते हैं। और हेट्रोजेनस सिस्टम में नॉर्मली एड्सॉर्प्शन होता है। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ऑन सॉलिड कैटालिस्ट। अब एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सरफेस पे होता है कैटालिस्ट के, और इसको डिटेल में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में कैसे रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होता है, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैटालिस्ट के सरफेस को कवर करता है तो इनिशियली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का होता है, बट ग्रेजुअली जब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है और कैटालिस्ट का सरफेस टोटली कवर हो जाता है, इन दैट सिचुएशन रिएक्शन जो है उस पे और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्शन पे अब अफेक्ट नहीं करेगा। दैट मींस रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्शन जीरो ऑर्डर का बन जाता है। ना उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अमोनिया गैस जो है इसको एड्सॉर्ब कर रहे हैं हम लोग ऑन निकल सॉलिड कैटालिस्ट। अब इसको हम लोग दो कंडीशंस में डिस्कस करेंगे, इनिशियली और फाइनली। इनिशियली मतलब जब अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा। अब क्योंकि अमोनिया एक गैस है तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग प्रेशर से एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू कॉन्सेंट्रेशन फॉर गैसियस सिस्टम। यानी इनिशियली जब अमोनिया का प्रेशर लेस था
तब निकल के सरफेस पे अमोनिया का एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, और ग्रेजुअली जब प्रेशर बढ़ाया, दैट मींस कंसंट्रेशन अमोनिया का इंक्रीज हुआ, देन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हुआ। तो दो कंडीशंस पे हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा फॉर दिस रिएक्शन, इट इज एक्चुअली इक्वल टू K1 देन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन 1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब ये जो एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, दैट एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पे K1 और K2 जो है दे आर दी रेट कांस्टेंट्स। नाउ इस रिएक्शन के दो कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा एट लो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं लो प्रेशर, क्योंकि अमोनिया इज अ गैस, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर टर्म यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अभी होने वाला क्या है कि जो इनिशियली हमारा जो गैस है अमोनिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर लेस है, ठीक है, यानी हम कम क्वांटिटी में गैस को भेज रहे हैं। तो इस इक्वेशन में जो वैल्यू दे रखी है उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। सो एट लो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर वी कैन से द वैल्यू ऑफ 1 इज very very larger than the value of this K2 into NH3. So K2 into NH3 जो है it is neglected। अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाए तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K1 और NH3 का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से हमें ऑर्डर क्या मिला, इट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे नोटिस किया जब रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर अमोनिया का लेस था, एट दैट टाइम हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ठीक है, अब हम सेकंड केस पे चलते हैं। नाउ इन सेकंड कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। तो यहाँ पे हम लोग अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर क्योंकि गैसियस सिस्टम है तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। अब जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि इनिशियली जब रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन लेस था तो अमोनिया गैस ने कैटालिस्ट के सरफेस को एड्सॉर्प्शन के थ्रू कवर कर लिया है। अब आफ्टर दैट जब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर बढ़ाऊंगा, सो दैट विल नॉट अफेक्ट द रिएक्शन। और यहाँ पे हमारा जो टर्म है 1 plus K2 into NH3, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ 1 इज एक्चुअली नाउ स्मॉलर देन K2 NH3। सो इस बार हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे, 1। यस, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सो 1 इज नेग्लेक्टेड। तो अगर 1 को नेग्लेक्ट किया तो हमारा रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K1 NH3 अपॉन K2 NH3। और यहाँ पे NH3 जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, रेट इक्वल्स टू K1 by K2। और क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो इनका जो रेशियो आएगा वो भी कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस रेट ऑफ रिएक्शन में है ही नहीं। दैट मींस क्या हो गया, रिएक्शन इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या बुला सकते हैं, इट इज जीरो ऑर्डर। तो ये एक एग्जांपल है जिसके हेल्प से हमने जीरो ऑर्डर को डिस्कस किया, जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन में देखा जा सकता है इन हेटेरोजेनस सिस्टम। Now our next topic is derive integrated rate equation for zero order reaction। अब zero order reaction का नॉर्मल मीनिंग तो हमने डिस्कस कर लिया था, यानी ऐसा रिएक्शन जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यस, और नॉर्मली अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन की हेल्प से जीरो ऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू zero exponent of the concentration of reactant। अब एक इक्वेशन हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R P प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। R इज रिएक्टेंट एंड P इज प्रोडक्ट। अब क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हमने यहाँ पे पहले ही कंसिडर कर लिया कि हम लोग जीरो ऑर्डर को डिराइव करेंगे। तो इसके लिए अगर मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू माइनस dr अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r रेज टू 0। और इसकी जगह मैं सिर्फ क्या लिख सकता हूं, k लिख सकता हूं। हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन दैट इज r रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। दिस होल एक्सप्रेशन इट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। वी कैन राइट माइनस dr इक्वल्स टू k dt, या फिर अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूं, सो वी कैन राइट dr इक्वल्स टू माइनस k dt। नाउ इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन।
तो इंटीग्रेट करने के लिए dr को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से लेके r के लिमिट तक एंड माइनस k dt को इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक। नाउ इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी r इक्वल्स टू माइनस k t प्लस c। c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम लोग कंडीशन लेंगे लेट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन r इक्वल्स टू r नॉट, यानी हम लोग जब टाइम को 0 पुट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी r नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, r की जगह क्या आ जाएगा, r नॉट। वेरी गुड। फिर माइनस k इंटू 0 प्लस c, यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इक्वल्स टू r नॉट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, r इक्वल्स टू माइनस kt प्लस r नॉट। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। So our next topic is graphical representation of integrated rate equation for zero order reaction, which means हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो डिराइव किया था जीरो ऑर्डर का, उसकी हेल्प से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फाइंड आउट किया था वो क्या था, इट वाज r इक्वल्स टू माइनस kt प्लस r नॉट। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमने जो सॉल्व किया था उसमें ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनके बारे में पहले बता देता हूं। यहाँ पे जो r है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। फाइनली हम लोग r की जगह RT यूज करेंगे बिकॉज इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। नॉर्मली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को। इसमें यूज हो रहा है जो दूसरा टर्म दैट इज R नॉट, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल्स टू 0, यानी नॉर्मली ये किसको एक्सप्रेस करता है, इट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे t इज द टाइम एंड k इज द रेट कांस्टेंट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे जाके हम लोग जब भी इन टर्म्स को यूज करेंगे तो ये टर्म्स इन्हीं प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करेंगे। RT हमेशा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेगा, R नॉट हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेगा, T टाइम को एक्सप्रेस करेगा और K हमेशा रेट कांस्टेंट को एक्सप्रेस करेगा। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगेन लिख देता हूं मैं। इक्वेशन वाज R इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R नॉट। नाउ इस इक्वेशन को अगर हम स्लोप के इक्वेशन की फॉर्मेट में देखें तो क्या पॉसिबल है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट कैन बी y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। यहाँ पे m क्या रिप्रेजेंट करेगा, m इज स्लोप जिसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, एंड c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द इंटरसेप्ट। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ। अब ग्राफ में y एक्सिस पे कौन सा टर्म आएगा, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड x एक्सिस पे क्या आएगा, इट इज द टाइम दैट इज t। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा दैट इज r वर्सेस t। नाउ ग्राफ में y एक्सिस जो है यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज r, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r हमें पुट करना है। नाउ x एक्सिस पे टाइम, यस यहाँ स्लोप की इक्वेशन जो हमने लिखी है इसमें हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो टाइम है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये इक्वेशन यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप। नाउ स्लोप की वैल्यू कैसी है देख सकते हो, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव स्लोप ड्रॉ कर देते हैं। और यहाँ पे जो स्लोप है ये y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट मींस दिस पॉइंट, इट इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम इक्वल्स टू 0, क्योंकि ग्राफ जहां से स्टार्ट होगा दैट ओरिजिन इज 0। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, नाउ इट विल बी r नॉट जो कि इंटरसेप्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, एंड जो हमें स्लोप मिल रहा है कैसी है ये स्लोप की वैल्यू, नेगेटिव। और ये किसको एक्सप्रेस करेगा, k। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्लोप में माइनस m जो है स्लोप की वैल्यू है, ये एक्सप्रेस कर रहा है माइनस k को, एंड नेचर ऑफ ग्राफ कैसा है, इट इज स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जहां पे हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो डिराइव किया था उसको ग्राफ में एक्सप्रेस किया। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
दैट मीन्स अभी हमने जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन डिराइव किया था उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और इन्हें कैसे न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग मेंशन कर देते हैं जो रेट लॉ इक्वेशन हमने डिराइव किया था। सो इक्वेशन क्या था? इट वाज r इक्वल्स टू माइनस kt प्लस r नॉट, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। नाउ इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। वी कैन राइट माइनस kt इक्वल्स टू r माइनस r नॉट, राइट? या फिर मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय माइनस 1। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग रीराइट करेंगे और ये हो जाएगा kt इक्वल्स टू r नॉट माइनस r। और फाइनली यहां से हम लोग k कैलकुलेट कर सकते हैं, तो k इक्वल्स टू r नॉट माइनस r अपॉन t। अब अगर हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हो और किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंट टाइम्स में अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम कैसे इक्वेशन को लिख सकते हैं? वी कैन राइट द वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट एट डिफरेंट टाइम t एस आर टी। यानी अगर ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन पे जो कि जीरो ऑर्डर का है और एट डिफरेंट टाइम इंटरवल अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो एट डिफरेंट टाइम t द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैन बी कंसिडर्ड एज RT। नाउ हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? K इक्वल्स टू R नॉट माइनस RT अपॉन T। या फिर हम इसको लिख सकते हैं T इक्वल्स टू R नॉट माइनस RT अपॉन K। यानी अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग रेट कांस्टेंट एज वेल एज टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ गए जिनको हमें यूज करना है फॉर न्यूमेरिकल्स। दिस एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। आर नॉट क्या एक्सप्रेस कर रहा था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यस, इट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंड RT क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ये वो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का जो टाइम t पे प्रेजेंट है। यानी किसी भी रिएक्शन में टाइम t पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा दैट इज RT। इट इज नॉट नेसेसरी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। सपोज एक रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लगते हैं और हर एक 2 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था दैट वाज R नॉट, बट आफ्टर 2 मिनट जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट इज RT। देन अगेन आफ्टर 2 मिनट जो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो टोटल टाइम हो जाएगा 4 मिनट और उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट इज RT। यानी t की जो हम लोग वैल्यू लेंगे उसी वैल्यू पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी RT। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन से ये प्रेडिक्ट मत कर देना कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज RT। इट इज नॉट नेसेसरी। एक रिएक्शन में अगर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा रिएक्टेंट का दैट टाइम इंटरवल शोज द कॉन्सेंट्रेशन which is final for that step. So finally we can say RT is the concentration of reactant at time t. So our next topic is half life period for zero order reaction. तो सबसे पहले half life period को कैसे डिफाइन करेंगे? It is the time in which the concentration of a reactant is reduced to half of its initial concentration. दैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने टाइम में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ओरिजिनल का हाफ हो जाएगा दैट इज हाफ लाइफ। सपोज इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का 5 मोलार है, तो अगर 2 मिनट्स में ये कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होके 2.5 मोलार हो जाता है दैट मीन्स ये जो 2 मिनट्स है दैट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय T half, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर। इसको यूज करके हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या था? वी कैन राइट T इक्वल्स टू R नॉट माइनस RT अपॉन K। नाउ लेट्स अज्यूम दैट हाफ लाइफ दैट मींस T हाफ। तो इस रिएक्शन के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इट इज R नॉट एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज RT हाफ। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं R नॉट अपॉन 2। नाउ इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं और इसमें इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? T की जगह क्या यूज करेंगे? T हाफ इज इक्वल टू R नॉट माइनस R नॉट अपॉन 2 डिवाइडेड बाय K। T हाफ इक्वल्स टू
R naught upon 2K. So this is the relation of half-life period and rate constant and initial concentration of reactant. Now ये एक्सप्रेशन जो है हमें कहाँ यूज करना है? For न्यूमेरिकल्स. अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जो इस रिलेशन से हमें समझ में आए. फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाफ लाइफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट. सो वी कैन मेंशन half life period, that is T half, is directly proportional to the initial concentration of reactant, that is R naught. T half is inversely proportional to the rate constant, that is K. So our next topic is characteristics of zero order reaction. तो zero order reaction actually कैसा था? Elementary reaction था या complex reaction था? Complex. Yes. तो first point हम क्या mention करेंगे? Zero order reaction is actually non-elementary reaction, or we can say it is a complex reaction. Why? Because हमने देखा है initially कि zero order reaction जब start होता है it is first order reaction, पर जैसे जैसे reactant का concentration increase होने लगता है और reaction concentration से independent हो जाता है, then it becomes zero order. Second, zero order reaction में with respect to time अगर हम लोग discuss करेंगे तो concentration of reactant जो है वो डिक्रीज होता है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, बट रिलेशन कैसा रहता है? इट इज एक्चुअली लीनियर. सो वी कैन मेंशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम. थर्ड पॉइंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दैट इज के. क्या हो जाएगा? इट इज मोल पर लीटर पर टाइम, या फिर हम लिख सकते हैं मोलारिटी पर टाइम, which is actually concentration per time. What is the T half value for zero order reaction? T half equals to R naught upon 2K. Half life periods where it is directly proportional to initial concentration and inversely proportional to the rate constant. अब जैसा कि मैंने बताया कि T half कितना होता है? It is the time required for completion of 50% of the reaction. So T half को हम लोग T 50% भी बुला सकते हैं. ओके, अगर T half की वैल्यू R naught upon 2K है, that is T 50%, then T 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो ऑर्डर के लिए? R naught upon K. वेरी गुड, सही बोला. R naught upon K, it is the value of T 100% for zero order reaction. फाइनली हम लोग जीरो ऑर्डर से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं जो कि नॉर्मली एमसीक्यूज वगैरह में यूज होगा. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफ रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लोग 4 ग्राफ्स डिस्कस करेंगे जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है ना. हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर रिएक्टेंट. ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कॉन्सेंट्रेशन किसका है? फॉर रिएक्टेंट. यस, रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? लीनियरली डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं ये जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच इज डिक्रीजिंग लीनियरली. ओके, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है. नाउ सेकेंड ग्राफ में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. नाउ ये जो है दिस टाइम इट शोज द ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट. तो कैसा होगा? लीनियरली इंक्रीज होगा. और ये ग्राफ जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस वन इज अवर सेकेंड ग्राफ. थर्ड ग्राफ में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज आर वर्सेस टाइम. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा? जीरो ऑर्डर है तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो रेट कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट. टाइम के साथ साथ रेट चेंज नहीं होगा. सो दिस इज अवर थर्ड ग्राफ. एंड लास्ट फोर्थ ग्राफ जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज आर नॉट. क्या रिलेशन है हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का? डायरेक्ट. यस, डायरेक्ट आएगा. डायरेक्ट रिलेशन है. तो जैसे जैसे हाफ लाइफ इंक्रीज होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होना चाहिए. तो ये हमारा फोर्थ ग्राफ है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले ग्राफ का नेचर कैसा है? लीनियरली डिक्रीज हुआ. सेकंड ग्राफ में क्या हुआ? लीनियरली इंक्रीज हुआ. थर्ड ग्राफ में क्या रहा? रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहा. एंड फोर्थ ग्राफ में अगेन क्या हुआ? लीनियरली इंक्रीज हुआ. तो यहाँ पे हमने ग्राफ जो देखे कौन कौन से थे? फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, बट कॉन्सेंट्रेशन किसका था? रिएक्टेंट का. सेकेंड वाज अगेन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, बट दिस टाइम कॉन्सेंट्रेशन वाज ऑफ प्रोडक्ट. थर्ड वाज rate, that is R versus time. And fourth, half life period
versus initial concentration of reactant. So next topic is few examples of zero order reaction. So as we know that कि zero order reactions वो reactions होते हैं जिनमें rate of reaction जो है concentration से independent हो जाता है, या फिर rate of reaction is directly proportional to the concentration raised to zero. Now first example, when hydrogen gas is reacted with chlorine gas in the presence of sunlight. Now product क्या बनेगा? It is 2HCl. Now rate of reaction क्या हो जाएगा? If it is a zero order reaction, then rate equals to rate constant K, concentration of H2 raised to 0 and concentration of Cl2 raised to 0. So finally क्या मिलेगा? R is equal to K. Now second example, N2O gas. It is undergoing decomposition reaction in the presence of catalyst, that is platinum surface, और इसको temperature चाहिए, thermal decomposition है, and it is producing nitrogen gas and half molecule of oxygen gas. Now if this reaction is zero order, then rate equals to K, concentration of N2 raised to 0. N2 raised to 0 equals to 1. So here also rate of reaction is equal to K, that is rate constant. Third example, if ammonia gas is decomposed in the presence of molybdenum or tungsten, यानी कैटालिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है अमोनिया गैस का, कैटालिस्ट कौन से हैं? मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इनके सरफेस पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, दे विल रिलीज नाइट्रोजन गैस along with 3 molecules of hydrogen gas. Now here also, if the order of reaction is 0, then rate equals to rate constant, then concentration of ammonia raised to 0, which means it is 1. So we can write R equals to K. That means rate of reaction is equal to rate constant. Now fourth reaction जो है, it is enzyme catalyzed reaction. और एंजाइम जो होते हैं दे आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट. नाउ इक्वेशन लिखता हूं. नॉर्मली एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इनिशियली एंजाइम और सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन एक्चुअली रिवर्सिबल होता है, और ये दोनों कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, या फिर जिसे इंटरमीडिएट बोलते हैं. और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है अगेन ब्रेक होके क्या रिलीज करेंगे? सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और एंजाइम जो है एज इट इज हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एक्चुअली 2 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ है, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो रिवर्सिबल. अब यहाँ पे याद रखना है हमें कि जो फर्स्ट स्टेप है होता है दैट इज फास्ट, एंड जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज स्लो. एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके जो इंटरमीडिएट बनाते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स, ये हमारा स्टेप फास्ट है, और ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होके प्रोडक्ट और एंजाइम रिलीज करेंगे, दैट स्टेप इज स्लो. तो हमें पता है कि इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लो वाला. लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को जीरो ऑर्डर का कंसीडर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम रेज टू 0 एंड सबस्ट्रेट रेज टू 0. क्योंकि अगर रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट एंजाइम और सबस्ट्रेट को कंसीडर किया था तो एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तो सेकंड स्टेप पे डिपेंड कर रहा है जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है. तो यहाँ पे भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, बिकॉज एंजाइम रेज टू 0 एंड सबस्ट्रेट रेज टू 0 इज 1. इन सभी रिएक्शन में ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सभी के लिए क्या है? इट इज 0. और यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की है कि R इक्वल्स टू K, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. और जब ऐसा होता है कि रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल होते हैं तो रेट कांस्टेंट को हम नॉर्मली क्या बुलाते हैं? इट इज स्पेसिफिक रेट. यस, इट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया.